नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी के तृतीय पाठ संपूर्ण क्रांति के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके हल को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास का बात किया जाए तो इसमें पहला प्रश्न आता है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वह किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी अर्थात जेपी जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिक से अधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी तथा उनकी बात भी समझी जाएगी, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। सबको इस फैसले को मानना भी होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा है कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा। जहाँ की बहस भी होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं होगा तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। यह प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 2 है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। उत्तर लिखेंगे कि वे बताते हैं कि 1921 जनवरी के महीने में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे, अन्य छात्र भी थे। सबने ही एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही। वे साइंस के छात्र थे, अतः उन्हें फुलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया कि वहाँ प्रयोगशाला में प्रयोग करके कुछ सीख जाएं। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी, अर्थात वहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र और राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी और पास भी हो गए। बात करें उनके अमेरिका प्रवास की तो पिताजी मात्र रेवेन्यू असिस्टेंट थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह जयप्रकाश नारायण को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज सकें, पर जयप्रकाश ने सुना था कि अमेरिका में लड़के मजदूरी करके भी पढ़ते हैं, अतः वह अमेरिका गए। पर यह बात उनके व्यक्तित्व को नहीं भाई, क्योंकि उत्कृष्ट राष्ट्रीय चेतना का यह विपरीत था। उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया और कहा गया, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। वहाँ उन्होंने बगानों में कार्य किया। जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में काम करके इतना पैसा कमा लेते थे कि बड़े मज़े से खा पी कर कुछ बचा भी लेते थे। कुछ कपड़े हेतु, कुछ फीस के लिए, बाकी हर दिन 1 घंटा होटल में बर्तन धोकर या वेटर का काम करके तो रात का खाना मिल जाता था, दिन का भी खाना मिल जाता था। कमरे में भी चारपाई नहीं थी। एक चारपाई पर जयप्रकाश तथा और अन्य लड़का सोते थे। रजाई भी एक ही थी। उन्होंने यह भी बताया कि जूते साफ करने का काम तथा होटलों में भी करना पड़ता था। जब बीए पास किया तो स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। फिर 3 माह के बाद डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी हो गए, ट्यूटोरियल के क्लास भी लेने लगे। फिर जीवन थोड़ा आराम से कटने लगा। प्रश्न नंबर 3 है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। उत्तर लिखेंगे कि जो जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है
वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों के अलग नहीं होना चाहिए, अपने को आइसोलिस्ट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता के दीवाने थे, वे आज़ादी चाहते थे। उनकी बस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 4, पाठ के आधार पर प्रश्न स्पष्ट करें। क, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वह जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था से उद्धृत है। उस समय जो सरकार थी उसकी नीतियाँ और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज हम सभी भी नहीं करते, आज हम सभा भी नहीं करते। सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है। यही वास्तव में डेमोक्रेसी का दुश्मन है, लोकतंत्र का दुश्मन है। डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, वे कार्यक्रम में आने वाले को बंदी बनाते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं। क्या अपराध है उनका? मात्र यही कि वे सभी में जाते ही रहते हैं। अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु यही हैं। ख नंबर प्रश्न कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका क्या अर्थ है? तो यह जो प्रस्तुत पंक्ति है वह जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था से उद्धृत है। जयप्रकाश नारायण ने अपने पटना के भाषण में कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत कम स्वार्थगत अधिक है। उसका कर्ता धर्ता हमारे शासक हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके इशारे पर ही सब काम हो रहा है, वे ही उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूँ जिनके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी नहीं, मात्र नीतियाँ हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मेरी किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अनज के मुताबिक, अपनी अमल के मुताबिक। 5 नंबर प्रश्न, बापू और नेहरू के किस बात का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उनकी नीतियाँ गलत होंगी, वे उसका विरोध करेंगे। बापू में इतनी महानता थी कि वह किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाया भी है कि जवाहरलाल बड़े भाई थे, उनको भाई ही कहते हैं। जो जयप्रकाश जी को बहुत मानते भी थे। जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी को आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। 6 नंबर प्रश्न कि भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत तथा जयप्रकाश नारायण से सहमत हैं और इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो इसका मूल था कि सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी हैं। इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है और यह भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं।
सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह पसरा हुआ है और यह विकराल रूप से पसरा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई है, फिर बचा ही क्या है। युवा वर्ग हमारा अंधकार से भटक रहा है। वह ऐसा कोई स्थान न हो जहाँ भ्रष्टाचार न फैला हो। फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाए, कहाँ तक नहीं। उसकी जड़ें गांव में, सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलियान में, अस्पताल में और पुलिस विभाग में तो उसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? उत्तर लिखेंगे कि दलविहीन लोकतंत्र का सपना सर्वोदय का सिद्धांत है। इसकी मान्यता है ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व समाप्त हो सकता है। मार्क्सवाद भी दलविहीन लोकतंत्र का हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। वे मानते हैं कि जो समाज है वह जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जा रहा है उसी मात्रा में राज्य का अस्तित्व धूमिल होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दलविहीन भी होगा। 8 नंबर प्रश्न, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? उत्तर लिखेंगे कि जब चुनाव आए संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़ा किया जाए इनमें से किसी को मान्य करें। यदि उन समितियों के बीच आम राय नहीं बनती तब कोई ऐसा रास्ता खोजा जाएगा जिससे आपस में फूट के बिना समितियां उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी, एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। वे चाहते थे कि चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों के संघर्ष समितियों के उम्मीदवारों का चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। साथ ही विजयी प्रत्याशी को गतिविधियों पर समितियों कड़ी निगाहें फैलाएंगी। यदि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको त्यागपत्र देने हेतु बाध्य करेंगी। उनका काम मात्र शासन से संघर्ष करना ही नहीं हो सकता है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। इस प्रकार उनके सामने बराबर संघर्ष बना रहेगा। गांव में छोटे छोटे अफसरों या कर्मचारियों की चाह में वे पुलिस के ही हो घूसखोरी चलती है, समितियों का संघर्ष उनका खिलाफ जारी रहेगा। साथ ही जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियाँ की है उनका भी विरोध होना चाहिए। दुरुस्त करने हेतु संघर्ष भी करेंगे। गांव के तरह तरह के अन्याय होते हैं, गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी और मात्र लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक बल्कि क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। 9 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपने सबसे प्रिय अंश सुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। उत्तर लिखेंगे कि इस भाषण से मेरा प्रिय अंश निम्नवत है। अभी न जाने कितने मील इस देश को जनता को जाना है। उसे स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल महाराष्ट्र के सारे क्रांतिकारी साथी और देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए, जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, उसका कारण क्या था। तो उद्धृत जो अंश में जयप्रकाश नारायण ने देश के युवाओं को आह्वान किया है और ये युवाओं से कह रहे हैं कि हमें आज़ादी तो मिल गई है लेकिन अभी हमारा मंजिल बहुत दूर है। अपने भाषण में उन्होंने नेहरू जी के इस कथन को प्रस्तुत किया जिसमें नेहरू जी ने कहा था कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं
लेकिन असली आज़ादी अर्थात स्वराज प्राप्त करने के लिए अभी हमें मीलों का सफ़र तय करना होगा। जिस प्रकार हमारे देश के सपूतों ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने जीवन का बलिदान किया है, उसी प्रकार देश में स्वराज्य लाने हेतु अभी हमें और बलिदान करने पड़ेंगे। देश के खुशहाली लाने व शांति बनाए रखने के लिए जनता को अभी और तपस्या करनी होगी। 10 नंबर प्रश्न, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है, पर चुनाव की प्रक्रिया न तो स्वच्छ होती है और न तो स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है। अपनी चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। जयप्रकाश जी इसमें परिवर्तन चाहते हैं। साथ ही जो मानव में जो रुपया जाति बाहुबल का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण या मिथ्याचरण होता है, ये भी समाप्त होना चाहिए। और यह भी जानते थे कि आज जो असंगठित जनता को उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमियों का चुनाव करे, साथ ही चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि को वापस भी बुला ले, पर सारी स्थितियाँ नितांत महत्वपूर्ण हैं और उनका पालन आदि हो सके, हमारा लोकतंत्र उत्कृष्ट बन सकता है। 11 नंबर प्रश्न, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। यह काफ़ी बार पूछा गया, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक तो थी रामनाथ गोयनका। रात को दिनकर जी का दौरा पड़ा, यहाँ पे रात रहेगा। रात को दिनकर जी का दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुँचाया। गोयनका जी ने उन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। सारा इंतजाम था वहाँ पर, सारे डॉक्टर भी सभी तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और वहाँ ही उनका निधन हो गया। आपका चैप्टर हो गया एंड, चैप्टर आपका पूरा एंड हो गया है। चैप्टर 3 इसका कवि परिचय तथा इस चैप्टर के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वे सभी कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक सब कंप्लीट है। चैप्टर 1 जिस नाम था बातचीत, जिसके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। चैप्टर 2 उसने कहा था, जिसके लेखक थे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। यहाँ तक खत्म हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करना है, और आपको यह वीडियो और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।